नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 20 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश से अगर आप इस चैनल पर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में जारी रहेगी जेबीटी काउंसलिंग, परिणाम निकालने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैच वाइज भर्ती मामले में लगाए रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद कई जिलों ने 758 पद भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। कोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि कांगड़ा जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में काउंसलिंग होनी है। अंतिम काउंसलिंग 26 फरवरी को कुल्लू जिले में होगी। मामले पर सुनवाई अगली 3 मार्च को होगी। गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भेजा 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र को 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है ताकि प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके अलावा ज्वालामुखी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। ये बात शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में फिर आए 22 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 22 नए मामले आए हैं। ऊना जिले में 6, सोलन में 2, सिरमौर 2, कांगड़ा 4, मंडी 2, हमीरपुर 1, चंबा 2 और बिलासपुर में 3 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 58,344 पहुंच गया। अब तक 57,052 संक्रमित ठीक हो चुके और 981 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को कोरोना की जांच के लिए प्रदेश में 7,375 लोगों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 224 लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 21, चंबा में 5, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 51, किन्नौर में 7, कुल्लू में 11, मंडी 47, शिमला 31, सिरमौर 27, सोलन 20 और ऊना जिले में 75 कोरोना संक्रमित अभी बाकी है। बड़ी खबर, अब 23 फरवरी को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, कई फैसलों पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 22 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी है। अब कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को सुबह 10 बजे राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। सचिवालय सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट में शिक्षा, परिवहन व स्वास्थ्य संबंधी फैसले हो सकती है। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगाने को लेकर मंथन हो सकता है। वहीं 26 फरवरी से शुरू हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली है। सचिवालय प्रशासन की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों को पत्र लेकर कह दिया गया है सत्र के दौरान सामाजिक दूरी का उचित पालन करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। मंत्री और विधानसभा सदस्यों को भी निर्देश दिए गए कि वे भी अपने साथ कम से कम स्टाफ लेकर आए और विभागों से एक अधिकारी या एक सहायक को ही प्रवेश दिया जाएगा। सचिव विधानसभा यशपाल शर्मा की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि परिसर में लोगों की आवाजाही को कम रखने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय को अभी तक सदस्यों की ओर से 750 सवाल पहुंच चुके हैं, जिनके जवाब के लिए संबंधित विभागों को प्रश्न भेजे जा चुके हैं। और अब आज की बेहतर रिपोर्ट। फिर सताएगा मौसम, 22 और 23 फरवरी को ओलावृष्टि, 26-27 फरवरी को बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी लोगों को और सताने वाला है। हालांकि कुछ दिनों से मौसम साफ चल रहा है, लेकिन आने वाले सप्ताह में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 और 23 फरवरी को मध्य ऊंचाई वाले जिलों मंडी, कांगड़ा, शिमला में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है, जबकि 26 से 28 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में अभी तक सर्दी के मौसम में 58% कम बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मध्यम एयर ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और अच्छी बर्फबारी होगी। SMC के लिए स्थायी नीति बनाने में लगेगा समय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी अध्यापकों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाने में अभी वक्त लगेगा। अध्यापकों के लिए बजट से ज्यादा इनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया, इसके लिए पॉलिसी तैयार की जाएगी और पॉलिसी बनाने के लिए कुछ समय लगेगा। ये बात धर्मशाला में समस्या लेकर पहुंचे एसएमसी अध्यापक संघ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। शुक्रवार को धर्मशाला में एसएमसी अध्यापक संघ पीरियड बेसिस के अध्यक्ष मनोज रोंगटा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट में एसएमसी अध्यापकों के लिए पीटीए, पैरा, पैट, ईजीएस, पीरियड आधार उर्दू पंजाबी अध्यापकों की तर्ज पर अनुबंध नीति का प्रावधान करने का आग्रह किया है। बिजली बोर्ड में 782 कर्णमूलक आश्रित कर रहे नौकरी का इंतजार, कर्णमूलक संघ। बिजली बोर्ड में कर्णमूलक आश्रितों के लगभग 782 मामले लंबित पड़े जो बोर्ड द्वारा 14 से 15 सालों से लटकाए हुए। बिजली बोर्ड में 5% कोटे के हिसाब से 360 पद बनते हैं, पर बोर्ड द्वारा कर्णमूलक आश्रितों को कोटा नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आश्रित परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक तो आश्रित परिवारों ने अपने परिवारों का कमाने वाला सदस्य खोया, दूसरी तरफ बिजली बोर्ड कर्णमूलक मामलों को लंबे समय से लटकाए हुए है, जिसके चलते दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे और नौकरी किसी को नहीं दी जा रही। कर्णमूलक मामलों के निपटारे में ऊर्जा मंत्री की तरफ से अभी तक कोई आदेश व आश्वासन नहीं दिया गया। बता दें कि 2017 में टीमेट की 1200 पदों की भर्ती हुई थी, उसमें भी कर्णमूलक आश्रितों को कोटा नहीं दिया गया था। अभी जो 2021 में 1892 पदों पर टीमेट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 425 पदों की भर्ती चली हुई है, कर्णमूलक आश्रितों को इसमें भी कोटा नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि कर्णमूलक आश्रितों को कोटे का प्रावधान किया गया है, दूसरी तरफ बिजली बोर्ड कर्णमूलकों को कोटा नहीं दे रहा है। सरकार कब तक कर्णमूलक आश्रितों के साथ अन्याय करती रहेगी, ये कर्णमूलक संघ ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर। स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के घर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, परिजनों से व्यक्त की संवेदनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास स्थान जिला कांगड़ा के फतेहपुर पहुंचकर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। इस मौके पर उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व सांसद कृपाल परमार व अन्य व्यक्ति शामिल रहे। बिजली बोर्ड को टेंडर रद्द करना 1.25 करोड़ रुपए महंगा पड़ा। राज्य बिजली बोर्ड को स्टील के 10,000 खंभों की खरीद का एक टेंडर रद्द करना करीब 1.25 करोड़ रुपए महंगा पड़ने जा रहा है। 8 फरवरी को खोले गए टेंडर में पुराने रेट के मुकाबले दामों में 8 से 13% बढ़ोतरी होगी है। मई 2020 में अवार्ड किए गए टेंडर के तहत 8 मीटर के खंभे का दाम 8,196 रुपये और 9 मीटर के खंभे का दाम 11,588 रुपये तय हुआ था। इस रेट के आधार पर बोर्ड प्रबंधन ने कंपनियों से मई में खरीदे गए 30,000 खंभों का 40% अतिरिक्त खरीद करने का करार किया था। यानी दिसंबर 2020 तक बोर्ड अगर 12,000 खंभे खरीदता तो उन्हें पुराने दाम पर ही चुकाने पड़ने थे, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते अब 8 मीटर के खंभे का दाम 713 रुपये बढ़कर 8,196 से बढ़कर अब 8,909 और 9 मीटर खंभे का प्राइस 1,538 रुपये बढ़कर 11,588 रुपये से 13,126 रुपये पहुंच गया है। नियम पूरा करने वाले वकीलों को ही रख सकेंगे अब निगम और बोर्ड। हिमाचल प्रदेश के निगम बोर्ड में कोर्ट मिनट्स आधार पर अब किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। गृह और विधि विभाग ने मिलकर एक नियमावली तैयार की है। इसमें न्यूनतम अर्हता पूरी करने वाले अधिवक्ता को ही निगम बोर्ड जिला स्तर पर अपने केस लड़ने के लिए किराए पर नियुक्त कर सकेंगे। साथ ही अधिवक्ता की जगह पैनल के तौर पर नियुक्ति होगी, ताकि एक अधिवक्ता के उपलब्ध न होने पर दूसरे अधिवक्ता की मदद ली जा सके। सरकार ने ये कवायद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद की है, जिसमें उन्होंने बोर्ड निगम के अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया था। इसी के बाद सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसने अब नियम तय कर दिए हैं। जल्द ही इन नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। जिला कोर्ट में अभी तक निगम बोर्ड में रखे जाने वाले अधिवक्ताओं को सरकारी महकमों की तर्ज पर नियुक्त करने को लेकर नियमावली नहीं थी। इस मामले में कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। बड़ी खबर, पीसीसी के साथ अन्य एजेंसियां भी करेगी अब ध्वनि प्रदूषण की निगरानी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के भी क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दी है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और संबंधित थाने के एसएचओ अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले रिहायशी, व्यावसायिक, साइलेंस जोन, धार्मिक स्थान के अलावा औद्योगिक इकाइयों और वाहनों के ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही कर सकेंगे। किसानों को सस्ती दरों पर मिलेंगे फलदार पौधे, सिंचाई और फेंसिंग भी होगी। प्रदेश के गर्म इलाकों में कृषि बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग की ओर से क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार की HPCY योजना में 1688 करोड़ रुपए की फलदार पौधे लगाए जाएंगे। किसानों और बागवानों को इसी बजट से सिंचाई और फेंसिंग की सुविधा भी दी जाएगी। सस्ते दामों पर पौधे भी मुहैया करवाए जाएंगे। विभाग ने 7 जिलों के 27 खंडों में 347 क्लस्टर तैयार किए हैं। इसमें सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और सिरमौर शामिल है। सोलन को छोड़कर अन्य जिलों में पौधों की रुपाई का कार्य भी शुरू हो गया है। सोलन में जून में शुरू कर तैयार किए गए क्लस्टरों में रुपाई का कार्य शुरू हो जाएगा। जिला उपनिदेशक उद्यान विभाग डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि योजना में सोलन के 2 गर्म क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बड़ी खबर, मंडी में जय समेत नाहन में कनिष्ठ साई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जोगिंदरनगर के झोल में 2014 में कोहल और सिंचाई योजना के टैंक निर्माण में सरकारी धन के गबन मामले में पुलिस ने आरोपी जय भू संरक्षण विभाग अध्यक्ष और महासचिव कृषक विकास संघ के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। शिकायत के बाद विजिलेंस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। जेपी नड्डा के बयान पर रामलाल ठाकुर का पलटवार, बोले दिन के उजाले में सपने नहीं देखा करते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व मंत्री व विधायक श्री नैना देवी जी रामलाल ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के प्रदेश में मिशन रिपीट के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि दिन के उजाले में सपने नहीं देखा करते। उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भली भांति जानते हैं। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ चोट आपने भी कम नहीं खाई है। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों की जाँच परख किए बिना नड्डा मिशन रिपीट की बातें ना जाने कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या जेपी नड्डा भूल गए कि देश और प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के क्या दाम चल रहे हैं, प्रदेश में कच्ची घानी के तेल का क्या भाव चल रहा है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के शासनकाल में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक बार CBI, ED और इनकम टैक्स विभाग को स्वायत्ता का पूरा फायदा उठाने का मौका दे तो वे दावे से कह सकते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे कथित भ्रष्ट पार्टी होगी। बड़ी खबर, सऊदी अरब में मौत के बाद मुस्लिम बताकर दफना दिया ऊना के संजीव का शव, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। ऊना जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 निवासी संजीव कुमार की सऊदी अरब में बीमारी के चलते करीब 1 महीने पहले मौत हो गई थी। संजीव के परिजन उसके शव को भारत लाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में सऊदी अरब में संजीव शर्मा के शव को दफनाए जाने की घटना सामने आने के बाद जहां एक तरफ परिजनों में गुस्सा भड़क रहा है, वहीं देश की सरकारी व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। मृतक संजीव शर्मा के घर में मानसिक रूप से विक्षिप्त उनकी धर्मपत्नी और 3 बेटियां मौजूद हैं, जिनमें से एक बेटी दिव्यांग बताई जा रही है। इतना ही नहीं, संजीव कुमार की मौत के बाद शव के इंतजार में घर में बैठी मां ने भी दम तोड़ दिया है। डेथ सर्टिफिकेट फॉर नॉन सऊदी संजीव कुमार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।